आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। यूपी की सियासत में हर दिन नया ट्विस्ट आ रहा है। पहले सपा के सहयोगी की नाराजगी, फिर सपा का लेटर जारी कर अपने सहयोगियों को गठबंधन से स्वतंत्र करना और फिर राजभर का बार बार बसपा के साथ गठबंधन करने की बात कहना। इन सब के बीच बसपा प्रमुख मायावती के भतीजे ने राजभर से गठबंधन करने से मना कर दिया है। ऐसे में राजभर को जहां बसपा ने लताड़ दिया है, तो वहीं मुस्लिम संगठन ऑल इंडिया तंजीम उलेमा-ए इस्लाम ने अपना समर्थन दे दिया है, जो राजभर को सपा के खिलाफ आंदोलन चलाने की सलाह भी दे रहा है। दरअसल बरेली के तंजीम उलमा इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन ने राजभर को एक पत्र लिखकर समर्थन दिया और अखिलेश के खिलाफ एक मोर्चा बनाकर आंदोलन करने का मशवरा दिया है। और साथ ही उन्होंने मुसलमानों के भी मुद्दे उठाने की बात कही, ताकि राजभर को सभी मुसलमानों का साथ भी मिल सके। और इसके अलावा उन्होंने सपा को डूबता हुआ जहाज बताया। और उधर राजभर शिवपाल के जाने के बाद अखिलेश सियासी चक्रव्यूह में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। सपा का कोर वोटर भी उससे छटकता जा रहा है और वहीं सहयोगी अब विरोधी बन गए हैं और मौलाना भी खुलकर विरोध कर रहे हैं। ऐसे में पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक सपा का सियासी समीकरण बिगड़ता नजर आ रहा है और सपा के लिए आगे की सियासी राह लगातार पथरीली होती जा रही है। अब यहाँ पर बड़ा सवाल यह है कि अखिलेश यादव 2024 के चुनाव में कैसे बीजेपी को चुनौती दे पाएंगे। इसी पर आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यूपी की सियासत में हर दिन नए ट्विस्ट आ रहे हैं, तो ऐसे में अब यहाँ पर मुस्लिम संगठन की तरफ से राजभर को समर्थन देने की बात कही गई है। और मुस्लिम संगठन राजभर को ये सलाह दे रहा है कि वो अखिलेश के खिलाफ, समाजवादी पार्टी के खिलाफ जो है एक मोर्चा बनाकर आंदोलन उनके खिलाफ शुरू करें। हम आपके साथ हैं, यहाँ तक कि मुस्लिमों के मुद्दों को भी उठाने की उन्हें सलाह दे रहे हैं, ताकि और मुसलमानों का भी आपको साथ मिल जाए। और शिवपाल को भी उनकी यही सलाह है। तो ऐसे में अगर यहाँ पर एक और मोर्चा बनता है, तो कहीं ना कहीं इससे समाजवादी पार्टी की तो मुश्किलें बढ़ेंगी, बीजेपी के लिए भी चुनौती बढ़ेगी। लेकिन जिस तरीके से अभी हम ओपी राजभर का, शिवपाल यादव का बीजेपी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उससे बीजेपी को फायदा भी हो सकता है और एक बड़ी चुनौती भी मिल सकती है। लेकिन समाजवादी पार्टी की अगर राह की बात करें, तो वो दिन प्रतिदिन और ज्यादा मुश्किल होती जा रही है। एक बड़ी चुनौती यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए कि आखिर 2024 का चुनाव जो है समाजवादी पार्टी अब कैसे लड़ेगी और अकेले अपने दम पर समाजवादी पार्टी बीजेपी को कितनी टक्कर दे पाएगी, ये भी एक बड़ा अहम सवाल यहां पर आज उठ रहा है। क्योंकि एक कोर वोटर समाजवादी पार्टी का जो माना जाता था वो मुस्लिम वोटर था। MY फैक्टर यहाँ पर हम देखते आ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लिए यूपी में काम करता है, लेकिन वो फैक्टर भी अब यहाँ पर खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी जो हाल ही में बाई इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, उसमें रामपुर आजमगढ़, जो कि गढ़ माने जाते हैं समाजवादी पार्टी के, वहां पर समाजवादी पार्टी को हार मिली। और वही हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए गेस्ट जुड़ गए, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया मेरे साथ जुड़ गए हैं, जो इस चर्चा को मेरे साथ आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी प्रवक्ता शमशी आजाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शमशी आजाद जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। मोहम्मद तारिक खान सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तारिक जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और साथ ही साथ सुभाषपा से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर संतोष पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर संतोष पांडे जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। सबसे पहले तो तारिक आप ही के पास आना चाहूंगी। यहाँ पर दोनों सहयोगी दल अलग हो गए और अब यहाँ पर मुस्लिम संगठन राजभर और शिवपाल यादव को समर्थन देने की बात कह रहे हैं, सलाह भी दे रहे हैं कि आप जो है मुस्लिमों के मुद्दे उठाइए, और साथ ही साथ एक तीसरा मोर्चा बनाकर अखिलेश के खिलाफ आंदोलन करने की उन्हें सलाह दे रहे हैं। देखिए, सलाह देने का और सबको डेमोक्रेसी में वो सलाह दे सकते हैं, लेकिन कौन सा संगठन है मुस्लिमों में उनकी, लेकिन समाजवादी पार्टी को डूबता हुआ जहाज भी बता रहे हैं। बिल्कुल बता सकते हैं, उनका अधिकार है भाई। डेमोक्रेसी में कोई कुछ भी लिख सकता है ना। ये तो बीजेपी डेमोक्रेसी को मार रही है, हम तो जिंदा रख रहे हैं। आप कहिए, लिखिए आप। अगर मुसलमान उनकी बात मान लेता है तो बहुत अच्छी बात है। वो तो टेस्ट चुनाव नहीं होगा, अभी नहीं हो सकता। अभी बातें हो सकती हैं, उस पर विचार हो सकता है, उस पर डिस्कशन हो सकता है। हम डिस्कशन भी करने के लिए तैयार है, लेकिन कौन है ये संगठन,
क्या जमीयत उलमा हिंद ने लिखा है? जमीयत उलमा हिंद दो हैं, एक मदनी साहब के भाई की है, अरशद नकवी की, एक महमूद नकवी की है। क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लिखा है? क्या बरेली शरीफ के सज्जादा नशीन ने लिखा है? ये भी देखने की बात है। बरेली से है सर, बरेली से है तंजीम उलेमा इस्लाम, जिन्होंने पत्र लिखकर समर्थन दिया है। बता दिया मैंने आपको जी। देखिए, बिल्कुल समर्थन दे सकते हैं, वो उनका अधिकार है, वो डेमोक्रेटिक राइट है, वो लिख सकते हैं, मुसलमानों के प्रति लिख सकते हैं। लेकिन किसको लिख रहे हैं ये भी देखिए, जो दावत खा रहे हैं, जो उन्हीं से सिक्योरिटी ले रहे हैं उनको लिख रहे हैं, जो अपनी विचारधारा अपनी बात ही बोल रहे हैं उनको लिख रहे हैं। तारिक भाई, आप ये तो मानेंगे कि जब 2022 के विधानसभा चुनाव हुए, मुसलमानों ने एकमुश्त होकर समाजवादी पार्टी को वोट दिया, यानी कि मुसलमान को अब ये साफ तौर पर पता है, माइनॉरिटी का, उत्तर प्रदेश का, कि अब समाजवादी पार्टी को पूरा वोट भी दे दिया जाए तब भी वो सरकार नहीं बना सकती, और यही नाराजगी सामने आ रही है मुस्लिम समाज की। को पूरा वोट दे देगा तो सरकार बन जाएगी। देखिए, पूरा वोट और आधे वोट की बात नहीं, किसको दे देगा तो सरकार बन जाएगी, किसको दे देगा। लेकिन मुसलमान अपना वोट समझदारी से देता है और आगे भी देता रहेगा। अब वो किसी का कोई समाजवादी का बंधुआ नहीं है, ये उसका अधिकार है, ये अधिकार उसको कॉन्स्टिट्यूशन देता है। कल उसको बीजेपी अच्छी लगने लगे, स्वागत होगा, चले जाए। हमें तो जो मैंडेट दिया जाता है, हमें विपक्ष में बैठने का मैंडेट दिया, हम बैठे हुए, इनको भी, सुभाषपा को भी विपक्ष में बैठने का। आप तो टेस्ट में फेल हो गए ना, आप तो माइनॉरिटी का जो टेस्ट हुआ 2022 में, वो अखिलेश यादव उसमें फेल हो गए, मानते क्यों नहीं आप इस बात को? ठीक, गोरखपुर में जब आप फेल हुए थे तो क्या भाजपा खत्म हो गई थी? जब गोरखपुर में फेल हुए थे, इसका जवाब दिलवा दिए कपासिया जी। जब गोरखपुर बाई इलेक्शन हारे थे, उसके तीसरे दिन से भाजपा समाप्त हो गई थी। क्या यही मानक रहेगा? क्या इसी पैमाने पर तय किया जाएगा? हाँ, चिंता का विषय समाजवादी के लिए है। मैंने खुद ये सवाल उठा दिया है कि जो वहां की हार है आपके लिए। आजमगढ़ और रामपुर में क्या हुआ ये पूरे देश ने देखा है। तारिक भाई, कोई बात नहीं, हमारे साथ शमसी आजाद है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। ये बताइए आजाद साहब, ये जो लड़ाई है पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में, आपकी सरकार है और विपक्ष में जो गठबंधन था आपके खिलाफ, खास तौर से 2022 के विधानसभा चुनावों में, अब तो वो बिखरने लगा है, टूटने लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का और इस डिबेट में अपना मेहमान बनाने के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसे छोटे मोटे दलों को बहुत ही संजीदगी से नहीं लेती है। भारतीय जनता पार्टी का काम यह है कि वो सबका साथ सबका विकास के नाम पर काम करती है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से मुसलमानों का विश्वास जीता है, इस बार भारतीय जनता पार्टी को 2022 में जो 8% से ज़्यादा वोट मिले हैं, और रामपुर और आप देखें ये आजमगढ़ की जो सीटें, जो सपा की पारिवारिक सीट थी, पारंपरिक सीट थी, कहा जाता था कि जिस तरीके से सोनिया गांधी और राहुल गांधी का कोई घर नहीं छीन सकता, उसी तरीके से यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी का किला कोई नहीं ढहा सकता। लेकिन एक बहुत ही नौसिखिया कहा जाएगा कि जो दिनेश लाल यादव थे वहाँ पर, उन्होंने दूसरी बार ही चुनाव लड़ा था, उनका भी कोई बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं था, लेकिन वहाँ पर भी मुसलमानों का जन समर्थन मिला, जिसकी वजह से जीती। और रामपुर में आप देखें कि रामपुर में कम से कम 25% मुसलमानों ने वोट दिया, क्योंकि वहाँ पर लोग प्रताड़ित थे, आदम खां की हठधर्मिता थे, वहाँ पर लोग परेशान थे, समाजवादी पार्टी के गुंडों थे, वहाँ पर लोग क्या कहते हैं जातिगत जो है उठना चाहते थे, तो वहाँ का विकास भी काफ़ी समय से नहीं हो पा रहा था आजमगढ़ और रामपुर का। तो ये सोचकर मुसलमानों ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, और मुसलमानों ने ये जताया है कि भारतीय जनता पार्टी का विश्वास जीतने के लिए जो मोदी ने जो नीतियाँ निकाली थी, किसी भी फार्म में आप देखें ये नहीं लिखा होता है। नीतियाँ पूरा प्रदेश और जनता जान रही है, समझ रही है। हमारे साथ संतोष पांडे है। संतोष जी, आप कहाँ जाएंगे ओम प्रकाश राजभर? अब तो बसपा ने भी आईना दिखा दिया ओम प्रकाश जी को। नहीं, कोई आईना किसी को दिखाता नहीं है। सच्चाई बोलना ओम प्रकाश राजभर की आदत है। अभी चूंकि डिबेट आज आपने जिस विषय पे किया है उस पर तो आकाश आनंद ने क्या बोला है? आकाश आनंद ने क्या बोला है? उन्होंने सच्चाई नहीं बोली क्या? नहीं, मैं बता रहा हूँ ये डिबेट किस विषय पे हो रहा है ये पहले बता दीजिए। इसमें दोनों ही मुद्दे हैं सर। एक तो यहाँ पर बसपा ने जिस तरीके से लताड़ा वो और समर्थन। अरे प्रीति जी, दोनों मुद्दों मैं बोलूंगा, लेकिन अभी तो विषय आए हैं, जरा उससे भी सुन लीजिए ना। यही नहीं, जब सपा से अलग हो रहे थे तब तो खुलकर बोल रहे थे कि आप बसपा के साथ जाएंगे। अभी तो बताइए आगे क्या करेंगे? प्रीति जी, या तो आप ही बोलो या तो हम बोलिए सर, बोलिए। चुप रहिए 2 मिनट, बोलिए, नहीं तो बस फालतू मत बैठा करिए, हमारा बड़ा कीमती समय है। कीमती समय सबका है, बोलिए सर। अब आप जानते हैं कितना कीमती समय है आपका।
नहीं, हम जानते हैं कि अखिलेश यादव ने आपको हमारे मीटिंग में नहीं बुलाया, मायावती ने आपको आईना दिखा दिया उनके भतीजे ने। हम जानते हैं कितना कीमती समय आपका। बोलिए। ऐसा है भाई साहब कि आप नहीं तय करोगे मेरे समय मेरे कीमत। आप गलत रास्ता पकड़ ठीक रहे है हो सर, भाई। ठीक है, मुद्दे पर आइए ना, मुद्दे पर आइए ठीक सर, है, बोलिए मुद्दे ना। पर आइए। आप भी ऐसे नहीं कह नहीं, सकते ना। आप अपने सीमा बात करो, हम सिर्फ सीमा बता रहे हो। पहले बात तो सुनो आप, या तो आप ही बोलो। हाँ, ठीक तो है, आप मुद्दे सवाल पर का आइए जवाब सर। दीजिए ना। जवाब आप पहले, प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न है कि क्या मुसलमानों का वो समाजवादी से भंग हो रहा है? पहले इसका उत्तर ले लीजिए और उसके बाद आइए आनंद की बात आपके बता रहा टेस्ट हूं। के अनुसार से प्रश्न दोनों को नहीं क्या पूछे सुन लीजिए ना? जाएंगे संतोष जी। दोनों सुन लीजिए। आप नहीं, सीनियर आदमी, इस तरीके की बात करेंगे आप? नहीं, दोनों बात सुन लीजिए। आप अभी डिबेट पे मुझको कहा गया है कि इस विषय पे बोलना है, फिर आनंद से बोल दे रहा हूँ, उसका भी सुन लीजिएगा। लेकिन पहला विषय जो है, जो बरेली के मुसलमानों ने माननीय नेताजी को लेटर दिया है, उस पर अभी चर्चा आपने भारतीय जनता पार्टी से किया, समाजवादी पार्टी से किया। मेरा उत्तर 2 मिनट दे लीजिए, उसके बाद आइए बसपा पे बात कर लीजिए। थोड़ी सब विषय हम उससे बात कर लेंगे। ज्यादा 2 मिनट आप चुप सुनिए। देखिए है क्या, समाजवादी पार्टी की जो स्थिति है, निगेटिव वोट पर वो सरकार बनाना चाह रही है। निगेटिव वोट आप समझ रहे होंगे कि सत्ता के अगेंस्ट जो भाजपा को हराएगी उसके साथ हम जाएंगे। वो किसी का वोट होता नहीं है, उसको निगेटिव वोट कहा जाता है। आज ये क्लियर हो गया। यही बात माननीय ओम प्रकाश राजभर जी समझाते रहे कि समाजवादी पार्टी को, देखो भाई, जो मुस्लिम वोट है वो आपका नहीं है, मुसलमान वोट तब तक आपके साथ है जब तक आप ये दिखा रहे हो कि मैं भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता हूँ। आज मुसलमानों को विश्वास हो गया कि जैसे आपने डिबेट में कहा खुद कि सारा वोट लेने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी नहीं हरा पाई, तो यह निगेटिव वोट है। अब वही मुसलमान अब चिंतन कर रहा है कि अब हम करें क्या, किसके साथ जुटे। हो सकता है भाजपा के साथ जुटा, उसमें कोई प्रश्न नहीं है। आप भी तो तय करिए आपको क्या करना है, आप भी तो तय करिए। आपके नेता कहते हैं बसपा के साथ राजनीति करेंगे, बसपा कहती है इनकी जरूरत नहीं है, स्वार्थी हैं ओम प्रकाश राजभर। मायावती और काशीराम के नाम पर राजनीति चमकाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। इससे क्यों भाग रहे हैं आप इस सवाल से? समाज पार्टी को नहीं जरूरत है, नहीं जाएंगे हम, जबरदस्ती उनसे समझौता थोड़ा करेंगे, हम जबरदस्ती उनके घर घुस जाएंगे, नहीं चाहेंगे, नहीं जाएंगे। बात खत्म। इसमें चिंता क्या विषय है? ओम प्रकाश राजभर चिंता नहीं करता। हम लोग अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं और मजबूत करके जिसको जरूरत होगी वो ओम प्रकाश राजभर से समझौता करेगा, चिंता मत करिए। तो आगे की रणनीति क्या होगी सर? वही तो पूछ रहे हैं कि आगे की, क्योंकि जब संतोष जी देखिए, जब सपा से अलग होने की बातें चल रही थी तो राजभर साहब खुलकर कह रहे थे ना कि हम बसपा के साथ जा रहे हैं। फिर भाई हम, हमारी सोच थी कि बसपा समझौता फिर अब भी तो आगे की रणनीति पर बात करिए ना। नहीं करेंगे तो हम, अभी आप चैनल पे मेरा आवाज बंद कर दीजिए तो हम जबरदस्ती तो चिल्लाएंगे। नहीं करेंगे मत कर, कोई चिंता का विषय नहीं है। ये ओम प्रकाश राजभर आवाज बंद नहीं करेंगे, आप बोलिए। चिंता नहीं करती है। समझौता कोई करे न करे, हम लोग अपने बलबूते पर संगठन को मजबूत कर रहे हैं। वो स्थिति पैदा करेंगे कि जिसको सरकार बनानी होगी वो ओम प्रकाश राजभर समझौता करेंगे। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर राष्ट्रीय प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, जावेद अहमद, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया से। जावेद जी नमस्कार, स्वागत है आपका। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से मुस्लिम संगठन राजभर को पत्र लिखकर सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ सलाह दे रहे हैं कि एक अलग से भी मोर्चा बनाइए और अखिलेश के खिलाफ जो है आंदोलन शुरू कर दीजिए, इसको किस तरीके से देखते हैं और कितना नुकसान इसका सपा को होगा और साथ ही साथ यहाँ पर बीजेपी के लिए किस तरीके से चुनाव? देखिए प्रीति जी, जो पत्र है उसकी भाषा को देखिए, वो राजभर जी को समर्थन देने की बात नहीं की गई है। उस पत्र में बड़ा स्पष्ट कहा गया है, वो मौलाना साहबुद्दीन रजवी साहब का पत्र है, बहुत स्पष्ट कहा गया है कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से मुसलमानों के साथ उसने व्यवहार किया है, जिस तरीके से उनके मुद्दों की अनदेखी की है और चुनाव के समय जिस तरीके से पार्टी ने अपने ही पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को मंच तक नहीं शेयर करने दिया, वो स्थितियां देखी जा रही। समाज ने पूरी तरीके से एकमुश्त होकर, लामबंद होकर समाजवादी पार्टी को भाजपा के विकल्प के रूप में देखा था और उसके पक्ष में मतदान किया। लेकिन जो विरासत की सियासत है ना, वो अहंकार की तरफ चली गई और पूरा देश देख रहा है कि विरासत की सियासत के
परिणाम क्या सामने आ रहे हैं। जावेद जी, तो कोई जावेद भी- जी, सवाल ये है, संजीव जी सवाल हम ये सब लेंगे बातें आगे। तो होती संजीव जी, रहेंगी। मैं संजीव जी सवाल आगे लेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बने रहिए, जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, मेहमानों का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। तारिक जी, यहाँ पर जावेद जी कह रहे हैं कि विरासत जो है उस कहीं ना कहीं अहंकार में चली गई है, विरासत की सियासत। इसका जवाब हम आपसे लेंगे, लेकिन संजीव जी कुछ पूछना चाह रहे थे, जावेद जी से पूछे पहले। जावेद जी, आप समाजवादी पार्टी के नेता भी रहे हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वांचल तक देखा। सवाल यह है, क्या माइनॉरिटी आज विकल्प तलाश रही है समाजवादी पार्टी का? नहीं, बिल्कुल संजीव भाई, निश्चित रूप से देखिए, राजनीति में, लोकतंत्र में हर वर्ग जो सत्ता से पीड़ित होता है या जिसकी एक वैचारिक विरोध होता है, तो वहां पर वो विकल्प तलाशता है। जो मौलाना साहबुद्दीन ने पत्र लिखा, ये कोई पहला पत्र नहीं है, दूसरा पत्र है। उन्होंने अपेक्षा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया ने भी ये अपेक्षा की कि जो संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए देश में जिस तरीके का वातावरण है, उस वातावरण से लड़ने में समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, वो सक्षम नहीं है। ये लोग किस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, जनता के मुद्दों की अनदेखी कर रहे हैं। ये अनदेखी के मामले आने के बाद ही ये हुआ कि साहबुद्दीन साहब ने पत्र लिखा कि राजभर जी, शिवपाल जी, इस पार्टी है, इस तरीके की जो छोटी महान दल है, जनवादी पार्टी है, ये सब पार्टियां मिलकर भारतीय जनता पार्टी की चुनौती का सामना करने का प्रयास करें, जिसको हम लोग समर्थन देने का पूरा प्रयास गई है कि आप इस सवाल का सीधा जवाब दीजिए। जी संजीव जी, सवाल दोहरा दें। क्या माइनॉरिटी आज समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में विकल्प तलाश रही है? क्या मोहभंग होता जा रहा है मुसलमानों का समाजवादी पार्टी से? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से ये तो सवाल सामने ही है। ये पत्र है किस लिए कि मोहभंग ही नहीं हुआ। जब हमारे मुद्दों की छोड़ दीजिए, मुद्दों की तो समाजवादी पार्टी ने चुनाव में बात नहीं की और समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी भी नहीं है। चुनाव तो 2022 का जनता ने समाजवादी पार्टी के लिए लड़ा। वन मैन शो था। एक किसी कार्यकर्ता को, किसी नेता को कोई काम नहीं था, फैसले वो लोग ले रहे थे जो अपना मतदान केंद्र नहीं, अपना बूथ जिताने में सक्षम नहीं थे समाजवादी पार्टी के लिए। वो लोग जब फैसले ले रहे थे, जनता मौन थी, मुस्लिम संगठन मौन थे, नेता मौन इसलिए थे कि खामोशी के साथ समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान कर दो, इस समय कोई बात ना करो। डॉक्टर मसूद अहमद ने क्यों इस्तीफा दिया बाद में? उनकी पत्नी का जिस दिन देहांत हुआ उसी दिन उनको फोन गया कि आप चले जाइए तत्काल थाना भवन, वहां की सीट खतरे में पड़ गई है। आप चले जाइए शामली, वो सीट खतरे में पड़ गई है। उन्होंने अपने शौक को भूलकर जिस तरीके से वहां पहुंचे, उनका टिकट काटा गया। मुजफ्फरनगर में गठबंधन ने एक भी मुस्लिम व्यक्ति को टिकट नहीं दिया। सहारनपुर में इमरान मसूद के साथ किस तरीके से नाइंसाफी हुई,
मुस्लिम लीडरशिप को किल करने का काम समाजवादी पार्टी लगातार करती रही। अम्बेडकर नगर में एक भी सीट नहीं दी गई। तो ये जो तमाम लोकतंत्र में राजनीतिक भागीदारी के बिना किसी भी समाज का, किसी भी वर्ग का, किसी भी जात बिरादरी का उत्थान संभव नहीं है। इसीलिए इस देश में छोटी छोटी पार्टियों का उदय हुआ जिन्होंने अपने समाज को सम्मान दिलाने के लिए राजनीतिक संघर्ष किया। जब उस राजनीतिक संघर्ष में कोई भागीदारी नहीं है, किसी की कोई भागीदारी नहीं होगी, तो निश्चित रूप से लोग विकल्प कितना इत्तेफाक रखते हैं इनकी बातों से? क्या साफ तौर पर आईना दिखा रहे हैं अखिलेश यादव और आपकी पार्टी को, जावेद अहमद? देखिए जावेद भाई आते हैं, सवाल मुझसे है जावेद भाई, पार्टी के टिकट बंटवारा एक बड़ी टिपिकल चीज थी समाजवादी के लिए। एक एक सीट पे आप यकीन मानिए कि 22, 25 और कहीं कहीं तो 55 लोगों ने टिकट मांगा था। तो अब उस परिस्थितियों में अच्छा 3 लोगों को एक विधानसभा पे नहीं लड़ा सकते और ना विधानसभा को फर्दर बांट सकते हैं। एक विधानसभा को 3 हिस्से में बांट दें तो 3 लोगों को एडजस्ट करते हैं। इसलिए यह समस्या कई विधानसभा में थी और कई जिलों में थी, लेकिन अपने स्तर से निर्णय लिया गया था, वो चीजें फेवर में नहीं आई। दूसरी बात जो जावेद साहब उठा रहे हैं, मुसलमान विकल्प ढूंढ रहा है, तो देखिए मुसलमान विकल्प ढूंढ रहा है या विकल्प उसने ढूंढ लिया है, जब तक कोई चुनाव बड़ा नहीं हो जाता। जैसे लोकसभा चुनाव है और लोकसभा में मुसलमान कोई दूसरा विकल्प ढूंढ लेता है तो उस चीज को मान लिया जाएगा। लेकिन पिछला जो बड़ा चुनाव हुआ है, आजमगढ़ का रिजल्ट उठा के देखिए, बहुजन समाज पार्टी के मुस्लिम प्रत्याशी को 2.5 लाख से ज्यादा वोट मिली है। क्या ये इशारा नहीं है मुस्लिम समुदाय का आपके लिए? बहुजन समाज पार्टी की तो बात ही ना करिए। देखिए वो टिकट किस तरीके से देते हैं, यहाँ बड़े पुराने लोग बैठे हैं, क्या सिस्टम है बीएसपी का? 2019 में तो बड़े बात ना करिए। शौक के साथ गठबंधन किया था और इरादा था भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, लेकिन नतीजे क्या रहे पूरा देश और प्रदेश जानता है। हमारे साथ संतोष पांडे जी हैं। संतोष जी, अब क्या लगता है आपको, क्या भारतीय जनता पार्टी से अलग, समाजवादी पार्टी से अलग कोई थर्ड फ्रंट बना सकते हैं आप उत्तर प्रदेश में? क्या इस तरीके की कोई ताकतें आपके साथ हैं, सियासी ताकतें? देखिए, अब 2 विकल्प हमारे पास है, एक थर्ड फ्रंट का विकल्प है और एक किसी के साथ समझौता का विकल्प। इसमें तो क्लियर है। और जो अभी मुस्लिम संगठनों ने जो लेटर दिया नेताजी को, उनका मांग यही है कि एक आप जो छोटे छोटे दल हैं इनको मिलाकर एक फ्रंट बनाया जाए। लेकिन यह राजनीति है। राजनीति जब चुनाव आता है तो तमाम तरह की समस्याएं खड़ी होती हैं और सारे फैक्टर लगते हैं टूटने, बनने, बिगड़ने, नए फैक्टर बन जाते हैं, पुराने टूट जाते हैं। उस परिस्थिति में हम लोग आकलन कर रहे हैं कि भविष्य में अभी हम लोग करीब मान के चलिए कि संगठन पे हम लोग पूरा फोकस कर रहे हैं। हमारी पार्टी जितनी भी संगठन को पश्चिम से लेकर बुंदेलखंड से लेकर सारे इलाकों में हम लोग विस्तार कर रहे हैं, उससे पूरा वर्क कर रहे हैं। रही चुनाव की बात, समझौता की बात, तो इसके लिए मैं एक ही बात कहूंगा कि थोड़ा इंतजार करिए भाई। हम भी आकलन कर रहे हैं कि कहाँ हम लोग चल सकते हैं। क्या आपका एजेंडा उत्तर प्रदेश को लेकर क्लियर है? संतोष जी, आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और योगी आदित्यनाथ अपराध के प्रति, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हैं। आप ही के पार्टी के विधायक हैं अब्बास अंसारी, उनको, उनके मदर को, उनके मामा को भगोड़ा घोषित किया गया है और आपके नेता ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि हम अब्बास अंसारी के साथ हैं। तो ये तो नीति आपको स्पष्ट करनी पड़ेगी ना। भाई देखिए, अब हमारे विधायक हैं, हम तुमके साथ ही है, इसमें कौन दिक्कत है? अब रही बात की जो मामला कोर्ट में है, चाहे अपराधी हो, उसमें नहीं दिक्कत है। हम नहीं तय करेंगे कि कौन अपराधी है और कौन चोर है, ये कोर्ट तय कर लेगा। जब कोर्ट तय कर लेगा तो हो जाएगा, उसमें करना क्या। जब कोर्ट में चल रहा है मामला तो कोर्ट को तय करने दीजिए, हम लोग उस पर निर्णय न लें। शमसी आजाद बताएंगे। शमसी आजाद ये कह रहे हैं कि मामला कोर्ट में है, मुख्तार अंसारी को लेकर, उनके बेटे को लेकर, उनकी पत्नी को लेकर, उनके पत्नी के भाई को लेकर। मामला कोर्ट में है तो उनको कोर्ट में सरेंडर करना चाहिए था। भागे क्यों भाई? अब तो भगौड़ा उनको घोषित किया जा चुका है और बहुत पहले भी, इसके पहले पर भी जो है तो ओम प्रकाश राजभर जी ने दबाव बनाया था माननीय मुख्तार अंसारी जी को लेके, जो बहुत बड़े पूर्वांचल के माफिया हैं और हमेशा से ओम प्रकाश राजभर जी दबाव में उनके रहे हैं। और यही बात थी भारतीय जनता पार्टी से जो दूरी बनी थी, वो दबाव बनाना चाहते थे। बिल्कुल साफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा
कि हम ब्लैकमेलिंग वाली राजनीति नहीं पसंद करते और हम पर कोई दबाव नहीं। हम जो है उत्तर प्रदेश को भय मुक्त समाज देना चाहते हैं। हमारा माफियाओं से कोई गठजोड़ हो ही नहीं सकता। यही वजह थी कि गठबंधन टूटा और उसके बाद भी लगातार ओम प्रकाश राजभर सरकार में आने के लिए मचलते रहे, उछलते रहे, कूदते रहे और उनको एक बार लगा कि समाजवादी पार्टी का दामन पकड़कर उनकी नैया किनारे लग सकती है। सत्ता के लोभी हैं, जबान से ज्यादा बोलते हैं, बड़ बोले हैं, लेकिन उनमें राजनीतिक परख बिल्कुल नहीं है। किस तरीके से उन्होंने ब्लैकमेलिंग की राजनीति की, मैंने किस तरीके से राजनीति की और आज भी जिस तरीके से वो बोलते हैं तो वो एक असहज भाषा नहीं कही जाती। राजनीति में हमेशा बहुत सोच समझ कर बोला जाता है। तारिक जी जल्दी से बोलिए। तुम्हारे पार्टी में 40 माफिया विधायक है, पता है, कार्रवाई करोगे? अपने सीमा से बाहर मत बोलो। हम भी कोर्ट तय करेगा ना। आप अगर हमको बता रहे हैं कि कोर्ट तय करेगा तो आपके बारे में भी कोर्ट तय करेगा। जानकारी एक पैसे की नहीं है। क्या जोगी जी ने कहा? ठीक है संतोष जी रुकिए, तारिक जी जल्दी बोलिए। आप मीटिंग में थे क्या? संतोष जी रुकिए, आप नहीं बोलने दीजिए, फिर समय की कमी मेरे पास। जल्दी से। नहीं थे, सुधाई बोल रहे हैं। जोगी से कभी मिले नहीं होंगे, कभी हाथ नहीं मिलाए होंगे। हम लोग 20 बार मिले, हम नहीं जानते हैं ये बात क्या है जोगी के बारे में। ठीक है, रोकना चाहूंगी। पैसे की जानकारी भाजपा की कार्यकर्ता को होगी। ठीक है, रोकना चाहूंगी। ठीक है, रोकना चाहूंगी और माफी के साथ यहाँ पर रोकना चाहूंगी। समय नहीं है मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब उत्तर प्रदेश में यहाँ पर मुस्लिम संगठन समाजवादी पार्टी के खिलाफ आंदोलन करने की सलाह दे रहा है राजभर को, और साथ ही साथ एक थर्ड फ्रंट तैयार करने की भी सलाह दी जा रही है। अब राजभर क्या करेंगे, यहाँ पर तीसरा मोर्चा बनाएंगे या किसी के साथ समझौता करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और उसके बाद देखना होगा कि यूपी की सियासत में नया क्या मोड़ आता है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।